साल 2022 में उर्वशी वैष्णव अपने भाई पारस और अपने चाचा के लड़के जितेंद्र के साथ नवी मुंबई के कोपर खैराने के सेक्टर 19 में रहती थी। 27 साल की उर्वशी राजस्थान के बूंदी जिले के दयानंद कॉलोनी की रहने वाली थी, लेकिन वह 7 सालों से अपने भाइयों के साथ नवी मुंबई में रहते आ रही थी। उर्वशी मुंबई के सोना रेस्टोरेंट एंड बार में वेटर की जॉब करती थी। यहाँ पर उर्वशी को सैलरी ठीक ठाक मिल जाती थी। उसके पास खुद की एक बलेनो कार भी थी। हर दिन की तरह 13 दिसंबर 2022 की सुबह 9:30 के समय उर्वशी अपने कार से सोना रेस्टोरेंट जॉब करने जाती है। उसे दिन उसे ड्रॉप करने के लिए उसका एक दोस्त रियाज खान आया था। यहाँ पर उर्वशी को ड्रॉप करने के बाद रियाज उसकी कार को लेकर यहाँ से चला गया। शाम के वक्त अंधेरा होने के बाद रियाज वापस उर्वशी के घर गया और उसकी कार को पार्क किया। आज उर्वशी का भाई पारस को रियाज बोला कि मेरे सर में बहुत ही ज्यादा जोरों से दर्द हो रहा है, तो मुझे कॉफी बनाकर पिला दो। तो उर्वशी का भाई पारस गर्मा गर्म कॉफी बनाई और रियाज को पिलाया। इसके बाद रियाज यहां से चला गया, लेकिन पारस अपनी बहन उर्वशी का कॉल का इंतजार कर रहा था। हर दिन उर्वशी अपने भाई पारस के पास कॉल करके कहती कि आज मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, भैया आप मुझे लेने के लिए चले आओ। इसके बाद पारस अपनी बहन को लेने के लिए जाता। कभी कभार उर्वशी का दोस्त रियाज भी उसे रेस्टोरेंट से लेने के लिए चला जाता, लेकिन 13 दिसंबर की शाम उर्वशी का कॉल पारस के पास नहीं आया। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और अंधेरा भी बढ़ते जा रहा था। अब काफी वक्त गुजरने के बाद भी उर्वशी अपने घर नहीं पहुंची। इस दौरान पारस उसके पास कई बार कॉल किया, मगर उर्वशी उसका कॉल ही नहीं उठा रही थी। उर्वशी के जीजा भी मुंबई में ही रहते हैं, तो पारस अपने जीजा के पास कॉल किया और उन्हें बताया कि जीजू अभी तक बहन घर नहीं लौटी है। अब यह खबर जैसे ही उन्हें मिली तो उसके जीजा जल्दी से पारस के घर पहुंचे। इसके बाद पारस ने उर्वशी के दोस्त रियाज के पास भी कॉल किया। अब रियाज को जैसे ही मालूम पड़ा कि उर्वशी गायब है तो वह काफी ज्यादा घबरा गया। अब यह लोग मिलकर अपने अस्तर से उर्वशी को ढूंढना शुरू किया। इस तरफ 14 दिसंबर को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पनवेल तालुका इलाके के कुछ लोग अपनी गाड़ी से नदी के किनारे से जा रहे थे। जैसे ही यह लोग पुल पर पहुंचे तो उनकी नजर पिलर पर पड़ी, जहां पर ये लोग देखें कि एक डेथ बॉडी पिलर के सरिया में फंसकर तैर रही है। उन लोगों ने बिना समय गवाए सबसे पहले पनवेल पुलिस को इन्फॉर्म किया इस बारे में। कुछ ही देर बाद पुलिस यहां पर पहुंच जाती है और इस लाश को नदी से पहले बाहर निकालते हैं तो लोगों को मालूम पड़ता है कि यह लाश एक लड़की की है, जिसकी उम्र करीबन यही 25 से 30 साल के आसपास होगी। इसके बाद पुलिस यहाँ के लोगों से पूछताछ करनी शुरू करती है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि अगर यह लड़की यही कहीं आसपास की होगी तो लोग इसे जरूर पहचान लेंगे या उसके बारे में कुछ बताएंगे। लड़की का चेहरा खराब नहीं हुआ था, साफ दिखाई दे रहा था, मगर चेहरा साफ दिखाई देने के बावजूद भी यहाँ आसपास के रहने वाले लोग इस लड़की को नहीं पहचान पा रहे थे, जिससे पुलिस वालों को यकीन हो गया कि यह लड़की इस इलाके के नहीं है। पुलिस वालों ने अनुमान लगाया कि लड़की की लाश यहाँ तैरती हुई आई होगी, नहीं तो इस लाश को यहीं से डाला गया हो। लड़की की लाश को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि लड़की की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। लेकिन जब पुलिस वाले इस लाश को अच्छे से जांच किए तो इस लड़की के गले पर रस्सी का निशान था, जिससे मालूम पड़ता है कि इस लड़की की मौत गला घोंटकर की गई है। शुरुआती जांच में तो पनवेल की पुलिस लड़की की लाश को पहले हॉस्पिटल भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को उस लड़की के पास से कुछ नहीं मिला था। मतलब कि उस लड़की के पास ना ही कोई आईडी कार्ड था, ना ही पर्स था और ना ही उसके शरीर पर कोई ज्वेलरी वगैरह थी। अब यहाँ पुलिस वाले के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ये लड़की कौन है, ये कैसे पता लगाया जाए। पुलिस वाले को लड़की के पास सिर्फ एक ही चीज मिली थी और वो थी लड़की के पैर में पहना हुआ चप्पल। अब इस केस की स्थिति को देखकर पनवेल पुलिस इस केस को क्राइम ब्रांच के हाथों में सौंप देते हैं। अब क्राइम ब्रांच इस केस को अच्छे से जांच पड़ताल करने में लग जाता है। क्राइम ब्रांच सबसे पहले एरिया में मौजूद आसपास के पुलिस स्टेशनों में कॉल कर लड़की के मिसिंग कंप्लेंट के बारे में पता लगाती है। कहते हैं कि क्या 24 घंटे के अंदर में कोई लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है या फिर आने वाले 24 घंटों के अंदर कोई लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है तो उसके बारे में हमें जानकारी दें, क्योंकि जांच के दौरान पुलिस को उस लड़की के पास से कोई चीज मिला था तो वह था उस लड़की के पैर में पहने हुए चप्पल या सैंडल भी कह सकते हैं। अब ऐसे में क्राइम ब्रांच उस लड़की के सैंडल के आधार पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। सैंडल दिखने में ज्यादा पुराना नहीं था, ऐसा लग रहा था कि मानो हाल ही में खरीदा गया हो। यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि उस चप्पल पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम मीटा नहीं था, उसी पर था अभी।
क्राइम ब्रांच जब उस कंपनी के बारे में जांच की तो मालूम पड़ा कि इस सैंडल को लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनाया गया है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी सवाल यहाँ ये थी कि ऐसे सैंडल शहर में बेचने वाले तो बहुत सारे लोग हैं और न जाने कितने लोग हर दिन ऐसे सैंडल कितने लोग खरीदते होंगे। क्राइम ब्रांच पुलिस इन सब बातों पर नजर रखते हुए उस कंपनी से कांटेक्ट करती है और वहां से डिटेल्स निकालवाती है कि 13 दिसंबर के आसपास उस तरह के सैंडल कितने दुकानों में ऑर्डर किए गए थे। अब काफी जांच पर डाल करने के बाद क्राइम ब्रांच को मालूम पड़ती है कि उस कंपनी का सैंडल उन दिनों 3 दुकानों में डिलीवर किया गया था, जिनमें से एक दुकान मुंबई में, दूसरा पुणे और तीसरा वसई में थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस के टीम मेंबर उन तीनों दुकानों पर पहुंचती है और यहां उसे लड़की की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं कि क्या यह लड़की यहां पर इस तरह की सैंडल खरीदने के लिए आई थी। क्राइम ब्रांच को मुंबई वसई इन दोनों दुकानों से कोई जानकारी हाथ नहीं लगती, लेकिन पनवेल में जो दुकान थी वहां दुकान में काम करने वाला एक लड़का उस लड़की और सैंडल दोनों को पहचान लेता है। लड़के ने बताया कि मैंने कुछ दिनों पहले इस तरह के सैंडल बहुत सारे बेचे हैं, शायद उन खरीदने वाले लोगों में यह लड़की भी होगी। यहाँ पुलिस फैसला करती है इस दुकान का सीसीटीवी फुटेज चेक करने का। अब काफी कड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद सीसीटीवी कैमरे में वह लड़की दिख जाती है। वो सीसीटीवी फुटेज 6 दिसंबर 2022 की थी। इस फुटेज में दिखाई दे रहा था कि वह लड़की एक लड़के के साथ सैंडल खरीदने के लिए आई थी। इसके बाद पुलिस 6 दिसंबर की बिल बुक चेक करती है तो मालूम पड़ता है कि उसे लड़की की नाम उर्वशी वैष्णव है, जो नवी मुंबई में रहती है। अब क्राइम ब्रांच पुलिस को मरने वाली लड़की का तो नाम मालूम पड़ गया था, मगर अब पुलिस को यह मालूम करना था कि आखिर उर्वशी के साथ 14 दिसंबर को क्या हुआ और सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का उसके साथ दिख रहा था वह कौन था। पुलिस जब ध्यान से इस सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि उर्वशी के साथ जो लड़का आया हुआ है उसका बॉडी मसल बनी हुई है। मालूम पड़ता है कि वह तो एक बॉडी बिल्डर है। इसके बाद पुलिस इस एरिया की सारे जिम की लिस्ट बनाती है और साथ ही उस लड़के की सीसीटीवी से फोटो भी निकलवाती है। पुलिस सारे जिम में पूछताछ के लिए जाती है। जिम में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करती है कि कहीं शायद वह लड़का किसी जिम में वर्कआउट करते हुए नजर आ जाए। अब काफी कड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी क्राइम ब्रांच पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता उस लड़की के बारे में। अब 3 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर 2022 की रात नेरुल थाने में एक लड़की की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई जाती है। इस रिपोर्ट को पारस वैष्णव ने अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। यह मिसिंग रिपोर्ट किसी और की नहीं उर्वशी वैष्णव की थी। अब क्राइम ब्रांच को जैसे ही इस रिपोर्ट के बारे में मालूम पड़ती है तो पारस से कांटेक्ट करते हैं और उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। जैसे ही पारस नेरुल पुलिस थाने पहुंचता है तो उसे वो डेथ बॉडी दिखाया जाता है। पारस वैष्णव जैसे ही इस डेथ बॉडी को देखता है तो जोर से चिक चिक कर रोने लगता है। दीदी दीदी बोल रहा होता है, जिसे यहाँ अफसाफ हो गया था कि उसे नदी में मिली लड़की की डेथ बड़ी किसी और की नहीं उर्वशी वैष्णव की ही थी। इस बारे में उसके चचेरे भाई जितेंद्र और उसके जीजा को खबर किया जाता है तो वह लोग भी भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन अब यहाँ यह सवाल उठ रहा था कि जो लड़का सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया वह लड़का कौन था। अब उसे लड़के की पहचान करने के लिए पुलिस वालों ने उर्वशी के भाई और उसके जीजा को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो इन लोगों ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया। दरअसल में वह बॉडी बिल्डर लड़का कोई और नहीं उर्वशी का दोस्त रियाज खान था। पारस ने पुलिस को बताया कि जब 13 दिसंबर की रात उर्वशी घर नहीं पहुंची तो मैंने उसके दोस्त रियाज के पास भी कॉल करके उर्वशी के बारे में पूछा और रियाज ने मुझे बताया कि मैं नहीं जानता कि उर्वशी कहां पर है। इसके बाद पारस ने 14 दिसंबर की रात अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई। अब पुलिस इन तीनों से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है या तुम तीनों की किसी से दुश्मनी है। तो यहाँ पारस कहता है कि हमें एक आदमी पर शक है और वह है रियाज खान, उर्वशी का दोस्त, क्योंकि जिस दिन उर्वशी गायब हुई उस दिन उर्वशी रियाज के साथ ही घर से गई। इसके बाद पुलिस रियाज के बारे में पता लगाना शुरू करती है तो मालूम पड़ता है कि रियाज पासी के जिम में ट्रेनर है। पुलिस उस जिम में जाती है मगर उस वक्त रियाज जिम में मौजूद नहीं है। तो इसके बाद पुलिस जिम ओनर से रियाज खान का घर का एड्रेस लेती है और उसके घर पहुंचती है। घर पर पुलिस वाले जब आते हैं तो यहाँ पर इन्हें मालूम पड़ता है कि घर पर भी रियाज नहीं है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को रियाज की पत्नी और बेटी मिल जाती है। ये लोग बताते हैं कि रियाज घर पर नहीं है। रियाज तो घर से कुछ दिनों से गायब है। जब उसकी पत्नी उसके पास कॉल की तो उसका फोन स्विच ऑन ऑफ आ रहा था। अब इन सारी वाकया को नोटिस कर पुलिस का शक रियाज खान पर बढ़ते ही जा रहा था कि अगर रियाज ने उर्वशी के साथ नहीं कुछ किया है तो आखिर क्यों अपने घर से कुछ दिनों से लापता है। अब रियाज को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वालों ने एक जाल बिछाया।
रियाज जिम में गया वर्कआउट करने के लिए। जैसे ही वर्कआउट करके बाहर आया तो पुलिस यहां पहले से ही यहां पहरा दे रही थी, उसे दबोच लिया। इसके बाद पुलिस सबसे पहले रियाज खान की मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री को निकालती है। रियाज की मोबाइल की हिस्ट्री निकालने पर मालूम पड़ता है कि रियाज 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सिर्फ एक ही नंबर पर काफी ज्यादा बार बातें की थीं। पुलिस वालों ने जब उसे नंबर की थोड़ी जांच पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि वह नंबर रियाज का दोस्त इमरान शेख का था। क्राइम ब्रांच पुलिस बिना देरी किए इमरान के घर पर छापा मारती है। उस समय इमरान अपने घर पर खाना खा रहा था तो पुलिस इमरान को उठाती है और सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आती है। और जब उसका भी फोन का लोकेशन हिस्ट्री को चेक किया गया तो मालूम पड़ा कि 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच रियाज और इमरान दोनों का फोन का लोकेशन एक ही जगह पर था। और यहां पर नोटिस करने वाली बात यह थी कि इन दोनों के लोकेशन के साथ ही उर्वशी का भी फोन का लोकेशन उनके ही साथ थी। अब इसे पूरी तरह क्लियर हो गया कि रियाज खान, इमरान शेख और उर्वशी वैष्णव तीनों एक साथ ही थे। इसी बीच उर्वशी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है, जिससे मालूम पड़ता है कि उर्वशी की मौत पानी में डूबने की वजह से नहीं बल्कि उसका गला घोंटने की वजह से हुई। उसके गर्दन पर रस्सी या फिर हम दुपट्टे का भी निशान कह सकते हैं। मतलब कि पहले उर्वशी का गला घोटा गया। इस दौरान उर्वशी खुद को बचाने की काफी कोशिश भी की थी, जिस वजह से उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म के निशान भी थे। उर्वशी की मौत दम घुटने की वजह से तो हुई ही, फिर उसकी बॉडी को पानी में फेंका गया। पुलिस तो पहले इमरान, रियाज दोनों से पूछताछ करती है, लेकिन दोनों कुछ भी बताने के लिए तो राजी नहीं होते। लेकिन जब पुलिस इन दोनों के सामने अपने असली रूप में आकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों पुलिस के सामने बहुत ही जल्दी सच बोलना शुरू कर दिए। अब पूछताछ में रियाज बताता है कि मैं पहले उर्वशी को उसी के कार से पहले रेस्टोरेंट छोड़ा। इसके बाद रियाज उर्वशी की कार को ही लेकर इमरान के साथ दिन भर इधर उधर घूमता रहा और उसी के कार में दोनों ने उर्वशी को मारने की सारी प्लानिंग की। और फिर शाम के समय रियाज सोना रेस्टोरेंट पहुंचा जहां पर उर्वशी वेटर की जॉब करती थी। वहां से वो उर्वशी को पिकअप किया। इस समय रियाज गाड़ी चला रहा था, उर्वशी बैठी हुई थी। रियाज उर्वशी को बोला कि शाम का मौसम है, चलो कहीं थोड़ी दूर घूमने चलते हैं। उर्वशी रियाज के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन बीच रास्ते में ही सीट के पीछे बैठा इमरान उर्वशी को रस्सी से गला घोंटने लगा। इसके बाद रियाज इमरान पनवेल तालुका के पासी नदी के पास पहुंचे। यहां पर ये दोनों पुल से उर्वशी की लाश को नदी में डाला। इसके बाद दोनों यहां से निकल गए। बीच रास्ते में ही इमरान गाड़ी से उतरकर अपने घर के लिए चला गया, जबकि रियाज उर्वशी की गाड़ी को लेकर उसके घर पहुंचा। यहां पर रियाज उर्वशी की गाड़ी को पार्क किया और अपना बुलेट लेकर यहां से अपने घर के लिए चला गया। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि आखिर रियाज, इमरान दोनों ने मिलकर उर्वशी को जान से क्यों मारा। थोड़ा और पूछताछ करने पर रियाज ने बताया कि मेरी और उर्वशी की मुलाकात उसी रेस्टोरेंट में जहां पर उर्वशी वेटर की जॉब करती थी, आज से 7 महीने पहले हुई थी। यहां पर इन दोनों के बीच दोस्ती हुई और यह दोस्ती महज कुछ ही दिनों के अंदर प्यार में बदल गए। उर्वशी रियाज खान से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी। इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी होने लगे। रियाज उर्वशी से वादा किया कि मैं तुम ही से शादी करूंगा, पर रियाज खान ने उर्वशी से यहां एक बात छुपाई कि मेरी शादी हो चुकी है और ऑलरेडी मेरी एक बेटी भी है। दरअसल सच्चाई यह होती है, एक रियाज खान उर्वशी से शादी ही नहीं करना चाहता था, मगर कुछ दिनों के बाद उर्वशी को रियाज खान की सच्चाई मालूम पड़ जाती है कि वह शादीशुदा है। रियाज ने पुलिस को बताया कि जब उर्वशी को मेरी सच्चाई मालूम पड़ गई तो वह मेरे ऊपर दबाव बनाने लगी। वह रियाज को धमकी देने लगी थी कि तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। रियाज ने पुलिस को बताया कि उसकी धमकी की वजह से ही मैंने उससे शादी करने का वादा किया। रियाज यहां उर्वशी से शादी करने का तो वादा कर दिया था, मगर वह काफी ज्यादा परेशान, टेंशन में रहने लगा था। इसी दौरान उर्वशी ने रियाज की मुलाकात अपने भाई पारस और अपने चचेरे भाई जितेंद्र से कराई। उर्वशी ने अपने भाइयों को यह नहीं बताया कि रियाज मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उसने अपने भाइयों को बस यह कहा कि रियाज मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। लेकिन उर्वशी के भाइयों को कहीं ना कहीं मालूम पड़ गया था कि वह रियाज से प्यार करती है, और यही वजह थी कि उर्वशी रियाज को लेकर राजस्थान के बूंदी जिले में अपने गांव की एक शादी में गई थी। अब शादी से वापस आने पर उर्वशी रियाज के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव बनाने लगी कि जल्द ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। रियाज खान पूरी तरह से फंस चुका था। ना ही वह अपनी पहली पत्नी को छोड़ सकता था और ना ही उर्वशी से शादी करना चाहता था। रियाज ने सोचा कि अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, क्यों ना उर्वशी को रास्ते से हटा दिया जाए।
उसने अपने इस खौफनाक घिनौना काम में अपने दोस्त इमरान को भी शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों बहुत ही मास्टर प्लानिंग करते हैं। इसके लिए रियाज ने अपने दोस्त इमरान को 30,000 रुपए एडवांस में दिया। रियाज ने सोचा कि अगर हम उर्वशी को कत्ल करके उसकी लाश को नदी में फेंक देंगे तो उसकी लाश बहकर बहुत ही दूर कहीं चली जाएगी। मगर इन लोगों का जैसा प्लान था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि उर्वशी की लाश पुल के उस पिलर में फंस गया था, जिस वजह से कुछ लोगों ने देख लिया। और फिर क्राइम ब्रांच के पुलिस ने इन सारे मामले की खुलासा की। इसके बाद पुलिस इन दोनों को दिए गए बयान और कुछ सबूत को इकट्ठा करके एक चार्जशीट तैयार की। इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया गया। लेकिन साल 2023 में सितंबर के महीने में रियाज और इमरान को बेल मिल गई। अब यहां पर एक और बड़ी सवाल यह उठ रहा था कि इतना बड़ा क्राइम करने के बावजूद भी इन दोनों को बेल कैसे मिल गई। दरअसल उन दोनों को खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत या गवाह नहीं था जो इन दोनों को उर्वशी की लाश को नदी में फेंकते हुए देखा हो या फिर उन दोनों को साथ जाते हुए देखा। और यही वजह थी कि रियाज और इमरान को सबूतों की कमी होने की वजह से दोनों को बेल मिल गई। हालांकि यह मामला अभी भी कोर्ट में चल ही रहा है और आगे चलकर इन दोनों की क्या सजा होगी यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस घटना से हम लोगों को यह सीख तो मिलती है कि किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आने से पहले थोड़ा खुद के अंदर ठहराव लाए, सोचे समझे, ताकि आप जिस शख्स के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो उसके बारे में समझ सको, उसके बैकग्राउंड के बारे में समझ सको, उसके नेचर के बारे में समझ सको, ताकि भविष्य में ऐसी कोई और घटना ना हो। तो दोस्तों, यह स्टोरी तो यहीं पर समाप्त होती है। इस केस के ऊपर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारी मेहनत कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।